हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो कि हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020। इससे हर एक एग्जाम में, और अभी सीटेट का पेपर हो भी रहा है, उसमें हर एक शिफ्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा। हमें ये बताना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसमें हमारे जीडीपी का कितना परसेंट जो पैसा है वो लगेगा इस एजुकेशन पॉलिसी में। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। 8%, 10%, 12% एंड 6%। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6%। इतना हमारे जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 6% जो अमाउंट है वो किस पे, एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। और इसके पहले कितना परसेंट खर्च किया जाता था, तो इससे पहले 3% के समथिंग, कुछ 3%, 3 पॉइंट कुछ परसेंट जीडीपी का हमारे एजुकेशन पे खर्च होता था। लेकिन अब इस बजट को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। अब जीडीपी का 6% हमारा एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एसडीपी का पूरा नाम बताइए। हमें ये बताना है, एसडीपी का फुल फॉर्म बताना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राज्य विकास योजना, राज्य निर्माण योजना, स्कूल विकास योजना, स्कूल निर्माण योजना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, एसडीपी का फुल फॉर्म होता है स्कूल स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ये क्या है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान है। पेपर में प्रोग्राम भी लिखा हुआ आता है, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है एसडीपी का फुल फॉर्म, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल विकास योजना। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान क्या है, एसडीपी का फुल फॉर्म है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है। इसमें यह बताना है, जो प्रौढ़ शिक्षण है, जो एडल्ट एजुकेशन है, तो उसका जिम्मेदारी किसको दिया गया है। एमएचआरडी, एनसीईआरटी, एनसीटी या एनआईईपीए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एमएचआरडी। एमएचआरडी को किसकी जिम्मेदारी दी गई है, प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की। तो पेपर में फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं, तो हम सबका फुल फॉर्म से एक बार देख लेते हैं। एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एमएचआरडी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मैं अलग से एक सेशंस ले लूंगी, सारे फुल फॉर्म्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स एनसीएफ 2005 से रिलेटेड है, एनईपी 2020 से रिलेटेड है, उसका अलग से मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो अभी एमएचआरडी को क्या दिया गया है, किसका जिम्मेदारी दिया गया है, प्रौढ़ प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी एमएचआरडी को दी गई है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, उसके अनुसार जो अब रिपोर्ट कार्ड है वो कैसा बनना चाहिए, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, रिपोर्ट कार्ड दूसरों की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्देशित करते हैं। तो हमें रिपोर्ट कार्ड से कभी भी, हम क्लास में बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। ये कंपेयर वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, हमें कभी भी बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड, सिर्फ हमें कागज और पेंसिल, यानी कि सिर्फ हमें रिटन इवोल्यूशन नहीं करना है, बच्चों का असेसमेंट हमें करना है, तो सिर्फ रिटन पेपर लेके नहीं करना है। आगे पढ़ते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया।
योगात्मक एवं एक आयामी रिपोर्ट तैयार करना। योगात्मक यानी कि सबमिटिव असेसमेंट हमें नहीं करना है। सबमिटिव मीन्स क्या होता है, एक ही बार जो पेपर होता है वो एग्जाम के लास्ट सारे सेशंस खत्म हो जाते हैं, उसके लास्ट में एक पेपर होता है। जैसे कि सबमिटिव आप देखे होंगे, सबमिटिव असेसमेंट 1 और 2 होता है, एक हाफ ईयरली होता है और एक फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, 6 मंथ्स के अंतराल पे हम पेपर लेते हैं। लेकिन हमें ये असेसमेंट जो एनईपी 2020 है वो क्या समेटिव से हटके फॉर्मेटिव पे जोर देता है। फॉर्मेटिव मैं आगे बताऊंगी, और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है उसमें मैं बताऊंगी। तो समेटिव असेसमेंट पे ये जोर नहीं देता है। एनईपी 2020 का क्या कहना है कि जो मूल्यांकन होना चाहिए वो 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। मीन्स रिपोर्ट कार्ड हमारा कैसा होना चाहिए, 360 डिग्री, यानी कि हर एक एस्पेक्ट को हम एसेस करें, असेसमेंट करें। जैसे बच्चा है तो वो फिजिकली फिट है या नहीं, क्लास में वो इमोशनली अच्छे से बिहेव कर रहा है कि नहीं, या फिर उसका जो खेल के उसमें क्या उसका योगदान है। मीन्स कि हर एक आयाम में हम उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करें। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है। हमें ईसीसीई का फुल फॉर्म बताना है कि ईसीसीई क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा। बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं बाल्यावस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक कथा है। बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, तो ईसीसी का फुल फॉर्म हो जाता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो 0 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं, मीन्स कि जन्म से 3 to 6 ईयर्स हम इसमें लेके चलते हैं। 3 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको भी क्या होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छी उनको न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए। इसके लिए आप देखते हैं आंगनबाड़ी टाइप के जो स्कूल्स होते हैं वो खोले गए हैं, किस लिए, ईसीसी के अंदर में ही वो आते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मीन्स कि हम बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड में, मीन्स कि जो अर्ली चाइल्डहुड उनका स्टेज होता है 3 to 6 ईयर्स में, हम उनको क्या दें, एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको सामाजिक उनमें विकास हो। तो हम उसको घर से थोड़ा स्कूल की ओर, मीन्स कि घर आंगनबाड़ी में क्या होता है, बच्चों को खाने के लिए मिलता है, बच्चे वहाँ बैठते हैं खेलते हैं, तो किंडरगार्टन टाइप का कुछ उनको वहाँ व्यवस्था प्रोवाइड किया जाता है कि बच्चे घर से निकल के और सामाजिक माहौल में थोड़ा जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ईसीसी का फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया था। हमें ये बताना है ऐसा कौन सा सुधार है जो एनईपी 2020 में शामिल किया गया है। फर्स्ट है हमारा समान और समावेशी शिक्षा। ये बिल्कुल सही है। एनईपी 2020 में क्या किया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन कि सबको समान और समावेशी, एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए और सबको समावेशी शिक्षा मीन कि एक नॉर्मल स्कूल में हम सभी बच्चों को समावेशित करें। तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ये भी बिल्कुल सही है। नई पाठचर्या और शैक्षिक संरक्षण। जो नई पाठचर्या कैसे, पहले क्या होता था 10+2, ये पहले का ये है, ये 10+2 होता था, मीन्स कि हम 10th तक पढ़ते थे, उसका 11th 12th 10+2 कहा जाता था। लेकिन अब का क्या न्यू करिकुलम जो स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है वो कैसे हुआ है, पहले 3 इयर्स आंगनबाड़ी या बाल वाटिका जिसे हम कहते हैं उसमें बच्चे जाएंगे 3 साल तक, 3 साल, 3 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं वो उसमें जाएंगे, और उसके बाद फर्स्ट सेकेंड क्लास में जाएंगे बच्चे, और उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ को एक उसमें रखा गया है। तो इसमें क्या है, नई पाठचर्या के शैक्षिक संरचना, यानी कि ये 5 इयर्स बच्चे का फाउंडेशनल में जाएगा, फिर 3 इयर्स प्री पेरेटरी एज में, एंड फिर 3 इयर्स मिडिल में, एंड उसके बाद 4 इयर्स। इसमें बच्चा आंगनवाड़ी में जाएगा और फर्स्ट सेकेंड क्लास पढ़ेगा,
इसमें बच्चा 3rd to 5th में जाएगा, इसमें बच्चा 6 to 8 में जाएगा, और ये 4 साल 9 to 12th के लिए। तो जो हमारा अभी का जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया ये कैसा है, 5-3-3-4, वही यहाँ लिखा है 5-3-3-4। तो एनईपी 2020 में क्या क्या सुधार लाए गए हैं, तो ये तीनों ही सुधार इसमें किए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है। हमें ये बताना है जो लैंग्वेज के बारे में 2020 एनईपी 2020 में बात की गई है, तो इसमें क्या बात नहीं की गई है, हमें ये बताना है क्या इसमें सही नहीं है। कक्षा 5 से कक्षा 8 तक अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा या घर की भाषा, तो ये बिल्कुल सही है। हमें ये कहा गया था कि प्राइमरी एज तक मीन्स कि 1st to 8th क्लास तक जो होगी वो बच्चे की जो लैंग्वेज होगी, भाषा सिखाया जाएगा, वो अध्यापन के माध्यम किस भाषा में होगी, मातृभाषा या घर की भाषा में होगी। ये बिल्कुल सही है। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये भी कहा गया है कि 6th क्लास से कोई भी बच्चे अगर कोई दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है कौन कौन सी भाषाएं इसमें बताई गई है, तो कोई और भाषा सीखना चाहता है तो वो बच्चा सीख सकता है। तो हमारा ये आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन, ये बिल्कुल सही है। आप अगर कोई विदेशी भाषा भी सीखना चाहते हैं, यहाँ क्या है शास्त्रीय भाषा और यहाँ क्या है विदेशी भाषा, तो ये दोनों की ही बात कही गई है कि आप कोई शास्त्रीय भाषा सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं, कोई विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों में अध्यापन की भाषा अंग्रेजी, ये क्या है गलत ऑप्शन है। ऐसा नहीं है, प्रारंभिक शिक्षा जो हमें देनी है, प्राथमिक शिक्षा जो हमें देनी है वो किस भाषा में देनी है, मातृभाषा में, बच्चे की मातृभाषा कौन सी है उसमें देनी है। तो हमारा गलत ऑप्शन ये है, और इसमें यही बताना था कि क्या इसमें नहीं कहा गया, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा जो देनी है मीन्स कि जो प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन देना वो किस में, मातृभाषा में देना, और यहाँ क्या लिखा है अंग्रेजी भाषा में, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन की डैश के रूप में अनुशंसा की गई है। हमें ये बताना है, एक बात तो आप पहले ध्यान रखेंगे कि जो विदेशी भाषा इसमें ऐड की गई है एनईपी 2020 में, वो कौन कौन सी भाषा है इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली एंड रूसी, 8 विदेशी भाषाएं इसमें ऐड की गई है कि बच्चा क्या कर सकता है, उसे अगर विदेशी भाषा सीखना है तो वो माध्यमिक स्तर पर जाके, माध्यमिक स्तर में जब वो रहता है तब वो क्या कर सकता है, इन 8 विदेशी भाषाओं में से कोई भी भाषा सीख सकता है। इसमें क्या पूछा गया है कि अध्ययन की डैश के रूप में अनुशंसा की गई है, आखिर विदेशी भाषा में क्यों सीखना है, इसमें किस चीज की अनुशंसा की गई है। त्रिभाषा सूत्र के अंग रूप में, त्रिभाषा मीन्स अगर 3 भाषा मीन्स कि त्रिभाषा की बात तो कही गई है, लेकिन 3 भाषा के अलावा भी हम विदेशी भाषाएं सीख सकते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अतिरिक्त भाषाओं के रूप में, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के अंग के रूप में, कौशल विकास के अंग के रूप में, तो ये जो और सारी भाषाएं हैं इसको हम किस रूप में सीख सकते हैं, तो अतिरिक्त भाषाओं मीन्स कि हम अपनी भाषा तो सीखेंगे ही सीखेंगे, हमारे हमें हमें हमारी मातृभाषा में पढ़ाई करनी है, लेकिन इसके अलावा हमें अतिरिक्त भाषा एडिशनल लैंग्वेज के रूप में हम इन भाषाओं को सीख सकते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं, हमें ये बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें कौन सी बदलाव की गई है। बहुविषयकता से कठोरता, तो हमें कभी भी कठोरता नहीं लानी है। रचना संरचनाओं को सीखना, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, बच्चों को संरचना, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि मीन्स कि किससे किसकी ओर गया गया है, मीन्स कि बदलाव क्या हुआ है, किस चीज से किस चीज में हम गए हैं। तो ये ऑप्शन में हमारा गलत होगा, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मीन्स होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट से समेटिव असेसमेंट, ये ऑप्शन भी गलत है।
किस चीज में बदलाव किया गया है? समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट में बदलाव किया गया है। मीन्स कि पहले क्या होता था? समेटिव असेसमेंट होता था। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो पहले जो हमारी मूल्यांकन प्रणाली थी वो कैसे होता था? पहले हाफ ईयरली एग्जाम होता था और फिर फाइनल एग्जाम होता था, तो इसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। लेकिन अब क्या किया जाता है? अब बीच बीच में छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं। एक चैप्टर, दो चैप्टर पढ़ाने के बाद यूनिट टेस्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। मीन्स कि पढ़ाने के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो एनईपी 2020 है उसका कहना यही है कि हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को पढ़ाने के दौरान ही उनका मूल्यांकन आकलन करना चाहिए, ताकि बच्चे को अगर कुछ नहीं समझ में आता है, बच्चा अगर उसमें फेल भी हो जाता है, यूनिट टेस्ट में फेल हो जाता है, तो वो आगे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन आप एक ही बार फाइनल एग्जाम लेंगे, उसमें बच्चा फेल हो गया, तो वो बच्चा फिर पीछे की पढ़ाई नहीं पढ़ सके, उसे पूरे एक साल उसी क्लास में रहना पड़ेगा। तो इसलिए क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट को इसमें समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की ओर आया गया। तो ये उल्टा दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मानकीकरण से लचीलापन, ये बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड जो रिजिड होता था हमारा, वो करिकुलम रिजिड की होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया? करिकुलम फ्लेक्सिबल, लचीलापन कर दिया गया। ये हमारा बिल्कुल सही है, मानकीकरण से लचीलापन की ओर बदलाव किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। हमें ये बताना है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, जो हम शिक्षा मिल रही है हमें, वो कैसी होनी, बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो कैसी होती है। परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख, तो हम बच्चों को सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं सिखा रहे हैं, हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, जो हमारा एजुकेशन है वो कैसा है? चाइल्ड सेंटर्ड है, मीन्स कि बाल केंद्रित शिक्षा है, ना ही उसमें पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित नहीं है। वेदन और अभ्यास पर आधारित, इसमें क्या होता है? ड्रिल मेथड होता है। ड्रिल मेथड को हम रटने की विधि भी कहते हैं। तो जो एनईपी 2020 है वो रटने की ओर जोर नहीं देता, बच्चों को रट के नहीं सिखाना, उनको समझ के कोई भी चीज़ लर्निंग बाय डूइंग करना है, उनको खुद से खोज करनी है, उनको इन्वेस्टिगेशन करना है उस चीज़ पे, उसके बाद सीखना है। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। मीन्स कि बच्चा क्या करेगा? खुद से अन्वेषण, एक्सप्लोर करेगा चीजों को और खुद से उसका खोज करके तब सीखेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। एनईपी 2020 के अनुसार हमारा अधिगम कैसा होना चाहिए, ये पूछा गया है। विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक। तो विषय वस्तु अभिमुखी यानी कि जो करिकुलम सेंटर्ड होना चाहिए, तो नहीं, हमारा एजुकेशन करिकुलम सेंटर नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये भी वही है कि पाठ्य पुस्तक जो है बुक सेंटर्ड होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो हमारा एजुकेशन कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए, मीन्स कि बच्चा खुद से प्रयोग करे, खुद से उस चीज पे खोज करे और खुद से वो सीखे, खुद से प्रयोग करके तब वो सीखे। तो हमारा एजुकेशन कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए, व्यवहारात्मक भी नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? ये भी बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं, किसकी ओर बदलाव किए गए हैं। मानकीकरण, बिल्कुल गलत। लचीलापन होना चाहिए, मानकीकरण नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, ये भी गलत। हमें पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि नहीं करनी है, हमें अपना करिकुलम, हमें अपना सिलेबस को बढ़ाना नहीं है, बल्कि जो सिलेबस है उसी को हमें बच्चे को खोज विधि द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग द्वारा सिखाना है। रटकर सीखने की प्रक्रिया, इस पे तो बिल्कुल भी जोर नहीं देता। यह सीखना कि कैसे सीखना है, बच्चों को हम ये बताते हैं कि कोई भी चीज कैसे सीखना है, जैसे कि वो खुद से खोज करके सीखे, खुद से वो काम करके सीखे, यानी कि वो कैसे सीखना है ये हम बच्चों को बताते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? हमें फिर से यही बताना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास में संबंधित पहलू। तो जहां भी केवल वर्ड आ जाए वो ऑप्शन नेगेटिव माना जाता है और ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। हमें बच्चों का केवल संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानसिक विकास ही नहीं करना है, हमें बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट भी करना है। जो 4 डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, मीन्स की इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट, सारे ही डेवलपमेंट, सारे ही डोमेन्स में हमें, सोशल डेवलपमेंट, ये सारे ही डोमेन्स में हमें बच्चों का डेवलपमेंट करना है, सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं करना है बच्चों का। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ चर्चा के सामान्यीकरण पर, जो पाठ चर्चा होनी चाहिए, जो करिकुलम होना चाहिए, वो माननीकरण नहीं होना चाहिए बल्कि लचीला होना चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चे के जरूरत के अनुसार हम उसे चेंज कर सके, मोल्ड कर सके। तो हाँ, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बच्चों के स्मरण कौशल में मापन पर, हमें बच्चों के कौशलों को नहीं मापना है बल्कि हमें क्या करना है, जो लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, मीन्स की जो इवोल्यूशन हो, सॉरी असेसमेंट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बहुस्तरीय होना चाहिए। मीन्स कि हर स्तर पे हम बच्चों का असेसमेंट कर सकें। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? इसमें से बताना है ऐसी कौन सी रणनीति है जो एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित की है। अन्वेषण आधारित अधिगम, ये बिल्कुल सही है। हमें बच्चों को क्या करना है, एक्सप्लोर करके सिखाना है, बच्चे खुद से एक्सप्लोर करें। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, ये भी बिल्कुल सही है। हमें प्राइमरी लेवल पे बच्चों को क्या करना है, कथा वाचन मीन्स की कथा के अनुसार, मीन्स की कहानी, स्टोरी टेलिंग मेथड से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बच्चे कहानी में लेते हैं। हमें बच्चों को क्या करना है, कहानी के द्वारा पाठ को पढ़ाना है। ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। वेदन और बार बार अभ्यास, ये ऑप्शन हमारा गलत माना जाता है। मीन्स कि इसको हम रटने, ड्रिल मेथड होता है, इसको हम रटने की ओर भी मतलब समझते हैं कि इससे क्या कहा जा रहा है कि रटने पे जोर दिया जा रहा है। तो हम बच्चे को रटने के लिए नहीं कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चर्चा आधारित कक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। हम बच्चों से क्या डिबेट्स करवा सकते हैं, बच्चे चर्चा करें आपस में, ऐसी भी कक्षाएं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो राइट हो गया 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम में प्रस्तावित करती है? हमें ये बताना है प्राथमिक स्तर पर जो एनईपी 2020 है वो किस भाषा को प्रस्तावित करती है, किस भाषा पे जोर देती है। तो ऐसा सबको पता है कि एनईपी 2020 जो है वो हमारी मातृभाषा पे ज्यादा जोर देती है। जो प्राथमिक शिक्षा बच्चों की होनी चाहिए, 1st to 8th क्लास तक जो एजुकेशन होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, मातृभाषा या घर की भाषा होनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि बच्चा माध्यमिक स्तर पर जाकर कोई दूसरी भाषा सीख सकता है, कोई विदेशी भाषा सीख सकता है, कोई शास्त्रीय भाषा अगर वो सीखना चाहे तो वो सीख सकता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चों को कैसी भाषा सिखानी चाहिए, मातृभाषा सिखानी चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करता है? इसमें भी यही पूछा गया है, एनईपी 2020 किस चीज की सिफारिश करता है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। ये मानकीकरण वर्ड हम गलत मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, इसका मतलब रिजिड होता है। हमें किसी भी चीज को रिजिड नहीं रखना है, उसको फ्लेक्सिबल रखना है, यानी कि लचीलापन होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक भी हमारा कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। जो हमारा सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मूल्यांकन भी हमारा कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम
पेपर ले रहे हैं, सबमिटिव असेसमेंट ऐसे ले रहे हैं, उसमें बच्चा फेल हो गया तो हम बच्चे को पूरे क्लास में फेल कर दे, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट पे जोर दिया गया है कि बच्चा अगर फेल भी हो जाता है, अगर हम एक चैप्टर पढ़ा दिए, उस चैप्टर का हम टेस्ट ले रहे हैं, उसमें बच्चा अगर फेल हो जाता है तो हम बच्चे को क्या दोबारा से उस चीज़ को समझाएंगे, आखिर कहाँ समझ में नहीं आया है बच्चे को, तो हम उसको समझाएंगे। तो इसलिए जो हमारा मूल्यांकन होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एक भाषावाद बिल्कुल गलत है। एनईपी 2020 बहुभाषावाद पे जोर देता है। आपने देखा कि ये लिखा है कि बच्चे को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए। बच्चा अगर चाहे तो कोई दूसरी भाषा सीख सकता है, कोई दूसरी शास्त्रीय भाषा सीख सकता है, कोई दूसरी विदेशी भाषा सीख सकता है। तो ये किस पे जोर देता है? बहुभाषावाद पे जोर देता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे दो एक से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, उनका कॉग्निशन लेवल जो होता है, मानसिक स्तर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वो उनका मानसिक विकास अच्छा होता है, क्योंकि भाषा से ही हमारे में थॉट आती है। अलग अलग हम भाषाओं के बारे में जानेंगे, अलग अलग लोगों से बात करेंगे। जब हमें भाषा की जरूरत क्यों होगी? जब उस समाज में हम जाएंगे, उस समाज के लोगों से बात करेंगे, तो जो भाषा होती है वो हमारे में हर स्तर से डेवलपमेंट करती है। उससे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, उससे हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होता है, और इससे हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो इसलिए एनईपी 2020 ने बहुभाषा पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुभाषावाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? हमें ये बताना है जो बच्चों का असेसमेंट है वो कैसे होना चाहिए। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम। मुख्य रूप से रटने के कौशलों पर, हमें रटने पे जोर नहीं देना है, बच्चे को रट कर नहीं सिखाना है, बच्चे को समझा कर सिखाना है। बच्चे खोज द्वारा सीखेंगे, खुद से करके सीखेंगे, तो हमें रटने पे जोर नहीं देना है। नेक्स्ट है केवल विषय वस्तु पर आधारित, ये भी नहीं है, हमें सिर्फ विषय वस्तु का विषय वस्तु के लिए प्रेरित नहीं करना है, हमें सिर्फ बुक्स तक ही उनको सीमित नहीं रखना है, हमें उनको उनकी बाहरी दुनिया से जोड़ना है। हमें हर एक स्तर का, हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। हमें विद्यार्थियों का आकलन वर्ष के अंत में नहीं करना है, हमें बीच बीच में आकलन करते रहना है, बीच बीच में मूल्यांकन करते रहना है बच्चों का। इसमें ये भी लिखा है केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन, हमें सिर्फ संज्ञानात्मक उनका मानसिक स्तर नहीं नापना है, हमें उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही सिर्फ नहीं कराना है, बल्कि हर एक एस्पेक्ट में हमें उनका डेवलपमेंट कराना है। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सारे ही डेवलपमेंट कराने हैं और सबका मूल्यांकन भी करना है हमें। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं? आकलन के लिए हमें फिर से बताना है, आकलन के लिए कौन सी विधि प्रस्तावित की गई है। हमारा फर्स्ट है भूमिका अदा करना, यह बिल्कुल सही है। जब बच्चा रोल प्ले करता है तो हमें उसका सामाजिक डेवलपमेंट कितना हुआ इसका पता चलता है। रोल प्ले में क्या होता है, हम उससे कोई एक्ट करवाते हैं, बच्चे से कोई ड्रामा करवाते हैं, एक्ट करवाते हैं, तो उनसे उनका सामाजिक विकास होता है। समूह में कार्य करना, ये भी बिल्कुल सही है, इससे भी उनका सामाजिक विकास होता है। हम उनकी सोशल डेवलपमेंट क्या हुई है, कितनी हुई है, या इमोशनल डेवलपमेंट कितनी हुई है, ये हम मेजर कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाना, ये भी असेसमेंट का एक तरीका है। हम बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, मीन्स कि उसमें बच्चों के बारे में लिखते हैं, बच्चे ने क्या क्या किया पूरे साल, और जब वो बच्चा अगली क्लास में जाता है तो हम उसके अगले क्लास टीचर को उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि उसको पढ़ के उसके टीचर को उस बच्चे के बारे में पता चल जाए कि क्या क्या कमियां रही हैं बच्चे में, तो वो उस पर काम कर सके। परियोजना, तो ये सारे ही क्या है, मूल्यांकन के उपकरण है। हम इस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप डैश से डैश हो जाना चाहिए। मीन्स कि पहले कैसा था और अब कैसा किया गया है, हो जाना चाहिए, ये बताना है हमें। योगात्मक, रचनात्मक, तो हम योगात्मक को क्या कहते हैं? समेटिव कहते हैं। समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की हुआ है, या इसमें रचनात्मक से योगात्मक, या फॉर्मेटिव असेसमेंट से समेटिव असेसमेंट। अधिगम से रटकर याद करना, ये तो बिल्कुल गलत है, इसकी ओर हम जोड़ नहीं देते हैं। लचीले उपागम से कठोर में, तो लचीला से कठोर नहीं किया गया बल्कि कठोर से लचीला किया गया। अगर ऐसे रहता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये भी गलत है। हमें ये बताना है समेटिव से फॉर्मेटिव की ओर गया है या फॉर्मेटिव से समेटिव की ओर गया है। तो ये सबको पता है कि जो अभी का असेसमेंट का तरीका है वो क्या फॉर्मेटिव कर दिया गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले कैसा असेसमेंट होता था? समेटिव असेसमेंट होता था। हम पूरे साल पढ़ाते थे बच्चों को, उसके बाद अंत में उनका असेसमेंट करते थे। लेकिन अब क्या किया गया है कि हम पूरे साल में उनका असेसमेंट हर एक इंटरवल पे, थोड़े थोड़े इंटरवल पे करते रहेंगे। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? हमें ये बताना है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 1 से 5 के लिए स्तर बताना है। यहाँ पहले वाला जो हमारा करिकुलम था, एकेडमिक स्ट्रक्चर जो था वो था है, यानी कि पहले क्या होता था? 10+2, बच्चा 10th तक पढ़ता था, उसके बाद 2, 11, 12, 2 साल। अब क्या कर दिया गया है? अब कर दिया गया है कि 3 साल बच्चा, यानी कि 3 से 6 साल तक बच्चा आंगनबाड़ी या बाल वाटिका करके स्कूल्स आते हैं उसमें जाएंगे। उसके बाद 2 साल बच्चा फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में जाएगा। तो इसमें क्या पूछा? फर्स्ट और फिफ्थ से, तो यहाँ आता है फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड, और यहाँ आता है थर्ड फिफ्थ। तो हमें स्तर बताना है, क्या स्तर होगा? तो फाउंडेशनल स्तर है और प्रीपेरेटरी है लेवल। तो ये दोनों मिला के क्या है? 1 से 5 तक में कौन से लेवल्स आते हैं? 2 लेवल्स आते हैं। तो फाउंडेशन मीन्स की बुनियादी स्तर और आरंभिक स्तर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी। 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ रहा है? दो स्तरों को फॉलो करना पड़ रहा है, 2 स्तर तक जाना पड़ रहा है, एक फाउंडेशनल और एक प्रीपेरेटरी। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी। तो आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।